वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान के 10 सवाल जो आपकी आने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा, एमपी पीसीएस है, उत्तराखंड है, इसके अलावा आपकी आरओ की वैकेंसी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, बीईओ का एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। विज्ञान के 10 सवाल, और इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक। फिर पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और सड़ते हुए वनस्पति, पशु पदार्थ, इन सबसे हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें देखिए सही है आपका केवल 1 और 3। ठीक है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर अधूरा जलन होता है, अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपके पेट्रोल और डीजल, ये सब इनके अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसके अलावा अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 70%। ठीक है, लगभग 70%। और सड़ते हुए वनस्पति, पशु पदार्थ, ये सब हाइड्रोजन सल्फाइड के मुख्य स्रोत हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित गैसों को वैश्विक ताप वृद्धि में उनके योगदान प्रतिशत के आधार पे अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग में किन गैसों का कितना कंट्रीब्यूशन है उसके अवरोही क्रम में। तो दिया गया है जल वाष्प, ओजोन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इनका योगदान देख लीजिए। जल वाष्प का ग्लोबल वार्मिंग में योगदान होता है लगभग 60%। ठीक है, 60%। कार्बन डाइऑक्साइड तो दिया नहीं है, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 26% होता है। इसके बाद आता है आपका ओजोन है लगभग 8%। मीथेन की अगर बात करें तो मीथेन है 4%। और नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%। इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं वो 0.1%। तो इसमें आपको अवरोही क्रम में इसको लगाना है। तो क्या होगा आपका, पहले जलवाष्प होगा, ओजोन होगा, मीथेन होगा और नाइट्रस ऑक्साइड, यानी 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक नहीं है। कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक नहीं है। तो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है इसमें। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए, यानी इनमें से कोई नहीं, ये सही होगा। यानी वायु के अकार्बनिक गैसीय प्रदूषकों में हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी आते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सब हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है, कि बताना है गलत वाला कौन सा है। दिया गया है कि बिस्फेनॉल ए एक औद्योगिक रसायन है जो मुख्य रूप से पॉलीकार्बोनेट नामक कठोर एवं पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। फिर दूसरा है भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण 1984 में हुई थी। फिर है ओजोन क्षरण के कारण चर्म कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। गलत विकल्प कौन सा है ये आप बताइए। तो इसमें देखिए कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। बिस्फेनॉल ए के बारे में भी, बाकी भोपाल गैस त्रासदी मिसाइल आइसोसाइनाइड के कारण आपका 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। चर्म कैंसर जो है ये ओजोन क्षरण के कारण इसका खतरा बढ़ जाता है। तीनों स्टेटमेंट एकदम सही, गलत कोई नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, आपको गलत वाला विकल्प बताना है। दिया गया है पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। फिर पोटेशियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद के रूप में किया जाता है और मोनोपोटेशियम टार्टरेट का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें गलत है आपका सिर्फ ऑप्शन डी, जो मोनोपोटेशियम टार्टरेट है, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में नहीं बल्कि बेकरी में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं बेकरी में। इसके अलावा ये जो चारों हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो इस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछ लेगा या तो आपको अलग अलग पूछ लिया जाएगा कि बताइए फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम टार्टरेट। तो आपको एकदम ये रटा होना चाहिए कि भाई फोटोग्राफी में यूज़ होता है पोटेशियम ब्रोमाइड का। उसी तरह याद कर लीजिएगा, उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है पोटेशियम सल्फेट का, बारूद के रूप में प्रयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का और बेकरी में यूज़ किया जाता है मोनोपोटेशियम टार्टरेट का। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है आपको कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। सबसे पहले फ्रियोन का उपयोग जो है ये प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ठीक है, यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में। अगला है नियोप्रीन और केवलार दोनों ही संश्लेषित रबड़ हैं। फिर टेक्सोल एक प्रकार की कैंसर रोधी दवा का नाम है। तो इसमें बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है। तो देखिए, इसमें सही विकल्प है आपका केवल 1 और 3 कि फ्रेयॉन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में और उसके बाद कैंसर रोधी दवा का नाम है टेक्सोल। अब नियोप्रीन, देखिए नियोप्रीन जो है ये एक संश्लेषित रबड़ है, ये तो सही है, लेकिन केवलार क्या है, ये एक संश्लेषित रेशा है। ठीक है, ये एक प्रकार का केवलार जो है, केवलार ये संश्लेषित रेशा है। तो ये वाला ऑप्शन गलत होता है, बाकी पहला और तीसरा सही, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि सही वाला कौन सा है। दिया गया है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग कीटनाशी के रूप में, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग ये जो है एक प्रकार का विस्फोटक के रूप में, नाइट्रोसेलुलोज का उपयोग एंटीनॉक एजेंट के रूप में और टेट्राएथिलेट का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें देखिए सही है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। बाकी और ऑप्शन के रूप में आप ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। विस्फोटक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बल्कि नाइट्रोसेलुलोज का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज हो गया आपका एक प्रकार के विस्फोटक के रूप में। टेट्राएथिलेट का उपयोग किया जाता है आपका एंटीनॉक एजेंट के रूप में। ठीक है, जो एंटीनॉक एजेंट है ये होता है टेट्राएथिलेट और अग्निशामक के रूप में किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग। ठीक है, तो इसको एक तरह आप लिस्ट बना लीजिएगा कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड के सामने लिख लो कीटनाशी, कार्बन टेट्राक्लोराइड के सामने लिख लो अग्निशामक, नाइट्रोसेलुलोज क्या है विस्फोटक है और टेट्राएथिलेट क्या है एंटीनॉक एजेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही लिस्ट ज़रूर बना लीजिएगा, इसकी भी पिछले वाले सवाल की भी। ठीक है, लगभग आपको 8 नाम मिल जाएंगे, एक लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। दिया गया है कि विद्युत क्षारक में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में सोडियम और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, फिर कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। फिर एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्यमान रहती है और एक शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है गलत कौन सा है। तो देखिए इसमें गलत है आपका ऑप्शन ए ही। ठीक है, कि विद्युत क्षूरक यानी शेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त जो आवेश बैटरियां हैं इसमें निकेल और कैडमियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम और कैडमियम नहीं, ये होता है निकेल
और कैडमियम, इनका उपयोग करते हैं हम इलेक्ट्रोड के रूप में। इसके अलावा ये तीनों सही है कि कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा हो गई, ठीक है, और शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, बस इसमें देख लीजिएगा कि इसमें निकल और कैडमियम का यूज करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। दिया गया कि चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है, यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। फिर है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर किसी भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। फिर औद्योगिक स्तर पर तरल ऑक्सीजन या तरल हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो तकनीक होती है इसको क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। और पोटेशियम एक स्थूल पोषक तत्व है जो पौधों की वृद्धि में मदद करता है। तो आपको बताना है गलत कौन सा है। तो देखिए एकदम क्लियर है, बहुत ही बेसिक, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गलत हो गया कि जब दो हल्के नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो ये प्रक्रिया विखंडन नहीं कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन, ठीक है। और वहीं एक भारी नाभिक जो है जब वो छोटे छोटे दो हल्के नाभिकों या फिर दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो वो प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी गलत है, इसके अलावा सब सही है। अब आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इनका उपयोग आपने किस चीज़ में देखा है, किस बम में देखा है, उसको बताइए। नाभिकीय विखंडन और साथ ही साथ नाभिकीय संलयन पर आधारित कौन से बम हैं, ठीक है। इन दोनों प्रक्रियाओं पर आधारित जो बम हैं वो कौन कौन से हैं, हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि आपको गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। अगले सवाल में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। दिया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है। फिर सफ़ेद फॉस्फोरस जब हवा में और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही दीप्तिमान हो जाता है। माचिस के निर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है और इयोसिन के द्वारा लाल स्याही बनाई जाती है। तो इसमें बताइए गलत विकल्प कौन सा है। तो इसमें देखिए गलत विकल्प है आपका ऑप्शन ए, क्षारीय भूमि के सुधार में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं हम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का क्षारीय भूमि के सुधार में। इसके अलावा आपका सब सही है कि सफ़ेद फास्फोरस जो है वो हवा में और अंधेरे में रखा जाता है तो वो स्वतः ही दीप्तिमान हो जाता है। माचिस में लाल फास्फोरस हो गया और लाल स्याही जो है इयोसिन, ठीक है। बस इसको आप कर लीजिएगा सही, इसको याद कर लीजिएगा कि क्षारीय भूमि सुधारक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 10 MCQ कंप्लीट होते हैं आज के। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाकी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पेड ग्रुप के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।